नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव शर्मा और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेके बात करने जा रहे हैं जो सभी बिजनेसमैन के लिए और इंडिविजुअल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है कि एक इंडिविजुअल को जब बैंक लोन देता है तो वो किन बिंदुओं को देखकर, ध्यान में रखकर लोन देने का फैसला लेता है। हम इस विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा के लिए आज हमारे साथ है विनोबा भावे विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अशेष आनंद, जो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ये डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में फाइनेंस के व्याख्याता है। डॉक्टर अशेष आनंद का स्वागत है सर। सर हमारे यहाँ MBA और BBA के बच्चों को पढ़ाते हैं और हम पहला प्रश्न आपसे सर ये पूछना चाहते हैं कि सर किन बिंदुओं पर एक इंडिविजुअल को ध्यान रखकर एक बैंक लोन देने का फैसला लेता है। बहुत अच्छा ही सवाल है सर। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक मैं टर्म यूज करना चाहूँगा जिसे बोलते हैं क्रेडिट असेसमेंट। कोई भी बैंक किसी भी व्यक्ति को लोन देने से पहले उस व्यक्ति का वो क्रेडिट असेसमेंट करती है और इस क्रेडिट असेसमेंट में 3 फैक्टर्स आते हैं जिसको 3C बोला जाता है। पहला होता है कैरेक्टर, दूसरा होता है कोलेट्रल और तीसरा होता है क्रेडिबिलिटी। वो किसी भी इंडिविजुअल का वो 3 चीज चेक करती है। पहला होगा कैरेक्टर, कोलेट्रल। तो इस तीनों को चेक करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिससे वो टेस्ट करती कि उसको लोन देना चाहिए कि नहीं। और इस 3 बिंदु के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिसको हम बारीकी से अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो क्रेडिट स्कोर आता है, जिसको जनरली हम लोग बोला जाए तो आम आदमी सिबिल स्कोर बोल के उसको जनरली कॉल करता है। तो ये सिबिल स्कोर में क्या होता है कि उसके अब तक का जो वो लोन लिया हुआ है उसका क्या हिस्ट्री है, वो कब पेमेंट किया है, कब पेमेंट उसका चेक बाउंस किया, वो सारे हिस्ट्री को देख के वो 900 मार्क्स के अंदर कुछ वो स्कोर देता है। वो स्कोर के अनुसार बैंक उसको एसेस करती है और वो डिसाइड करती है कि उसको लोन देना चाहिए कि नहीं। इसमें एक और बिंदु भी है कि बहुत जो कभी लोन नहीं लिया हुआ उसका क्रेडिट स्कोर क्या होगा। तो इसमें भी है कि जो कभी लोन नहीं लिया तो उसका क्रेडिट स्कोर तो 750 से ज्यादा आएगा। तो वो फैक्टर्स नहीं होता कि आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा तो बैंक आपको लोन दी ले, क्योंकि बैंक तो आपको एसएससी ने आपके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि इससे पहले कभी आप लोन लिए नहीं थे, कभी आप पेमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो क्रेडिट स्कोर अगर आपका खराब भी है बैंक उसके बाद भी आपको लोन देगी अगर आपके पास कोलेट्रल है। ठीक है, कोलैटरल क्या होता है सर? कोलैटरल को एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या है? इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं और बैंक आपको नहीं जानती है और बैंक चाहती है कि आपको लोन दे, तो लोन 2 तरह का होता है, एक सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के केस में बैंक लोन आपको तभी देती है जब आप सिक्योरिटी के रूप में उसको प्रॉपर्टी कुछ देते हैं। तो जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं वही कोलेट्रल होता है। जैसे आपने अपने घर का जमीन दे दिया, आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है वो दे दिया, आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है वो दे के अगर आप लोन है दैट मींस और यानी जो हम बैंक के पास देते हैं उसको हम कोलैटरल कहते हैं। हाँ, इसी को हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? क्या वो इंडिविजुअल को मिलता है? हाँ सर, ये अनसिक्योर्ड लोन जनरली आज के डेट में मार्केट में जिसको लोग पर्सनल लोन बोला जाता है उसको पर्सनल लोन को अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि जब आपको अनसिक्योर्ड लोन दे रही है कोई बैंक तो आपका सारा कुछ चेक करते हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, आपका इनकम क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, किस टाइप का आप जॉब कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपका इनकम क्या, आपका बैलेंस शीट चेक करेगी, आपका प्रॉफिट लॉस चेक करेगी और उस कंडीशन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे ज्यादा चार्ज करेगी क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पे आपसे कुछ नहीं रखती। जनरली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस होता है? नॉर्मल अगर जैसे आप हाउसिंग लोन लेने के लिए जाए तो आपका 8.5 से 9% होता है, लेकिन आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे तो नियर अबाउट आपका 12% होता है। नहीं, हम एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन अगर सिक्योर्ड लोन लेने के लिए जाता है तो उसको कितना % का इंटरेस्ट रेट लगता है जनरली? वो तो हमेशा फ्लक्चुएट करता है। और अगर हम अनसिक्योर्ड लेते हैं तो दोनों के बीच में आपको जनरली 2% ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा। यानी अनसिक्योर्ड जब लोन हम लेते हैं तो जनरली हमारा इंटरेस्ट रेट सिक्योर्ड लोन के मुकाबले 2% ज्यादा होता है। ठीक है
सर इसमें बैंक स्टेटमेंट का और केवाईसी का क्या रोल है? सबसे पहले केवाईसी का ये रोल होता है कि जो भी कस्टमर बैंक का है उसका भी जो मेन बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है हम लोग चेक करने के लिए, जिसको पैन और आधार बोला जाता है। जनरली क्या होता है कि आप पैसा लेता है, बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, तो उस केस को बचाने के लिए लोग केवाईसी पहले चेक करता है, उसका केवाईसी क्लियर होना चाहिए कि आधार बेस्ड सारा उसका जो वेरिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग जनरली ड्यू डाइलिजेंस भी बोलते हैं। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी को आप लोन दे रहे हैं तो उसका ड्यू डाइलिजेंस करिए, इट मींस इंडिविजुअल का पता करिए, वेरिफिकेशन वो कहाँ रहता है, क्या रहता है, जो उसका डॉक्यूमेंट्स है वो सही है कि नहीं, वो हम लोग इसलिए चेक करते हैं। जैसे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हम लोग सुनते हैं कि आईटीआर फाइल का होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। कितने साल का इनकम टैक्स रिटर्न बैंक खोजती है? बैंक जनरली लोन देने के लिए ऐसा तो बोला जाता है लोन लोग 1 साल में भी मिल जाता है, लेकिन बेसिकली 3 साल टर्म होता है, ठीक है। अच्छा। और एक टर्म और बता दें कि इनकम टैक्स नहीं होता आपका, साथ में आपको आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। इनकम टैक्स आपके केवल इनकम को बताता है, आपके आइडेंटिटी को नहीं बताता है। उसके लिए आपके लिए आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और इनकम प्रूफ के लिए तो आपने जो आईटीआर बोला वो आईटीआर सफिशिएंट। जैसे जो लोग या तो दुकान चलाते हैं या बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में किस चीज को देखा जाता है लोन देने वक्त? लोन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लोन किस टाइप के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो सीसी कैश क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म लोन हाउसिंग के लिए अप्लाई किए हैं। तो सबसे पहले अगर वो अपने बिजनेस के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो सेल्स होता है कि उनका सेल्स कितना है। और जनरली वो सेल्स का नियर अबाउट 20% बैंक सीसी करना चाहती है। अच्छा, मतलब जितना उनका सेल है, जितना सेल है उसका 20% उन लोग सीसी करने में उनको ज्यादा मतलब क्रेडिट उनको लगता है कि मैक्सिमम वो सीसी 20% तक कर सकते हैं सेल्स का। अच्छा, ठीक। जनरली ऐसा है, ऐसा मत लोग करता है सेल्स वैल्यू का। ठीक सर, एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है। हाँ सर। कोई एक लोन लिया हुआ है, हाँ, वो फिर से लोन लेना चाहता है, तो क्या उसको लोन मिलेगा? वो लोन अभी चुकाया नहीं है। सबसे पहले सर ये सवाल तो बहुत अच्छा है। इस चीज को लोन देने के लिए, दोबारा लोन देने के लिए बैंक उसका असेसमेंट करती है कि उसको मैक्सिमम लोन हम कितना दे सकते हैं। और वो मैक्सिमम लोन जब वो टेस्ट करती है, चेक करती है, बाय दी वे अगर वो चेक की कि इस व्यक्ति को मैक्सिमम लोन 10 लाख मिलना चाहिए क्योंकि उसका इनकम ऐसा एक सर्टेन अमाउंट है, ठीक है। और हम लोगों को पता चला कि वो बैंक के थ्रू अभी 6 लाख लोन लिया हुआ है, तो और उसको 4 लाख रुपया वो लोन एक्सीड कर सकती है उसका। अच्छा, लोन देने में क्या बैंक ये भी देखती है कि इसका नेचर ऑफ जॉब कैसे है? जैसे आजकल बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहे हैं, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट के लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर भी कोई बंदिश होती है? क्या उनको ये हर एक बैंक का अपना अपना इंडिविजुअल सर पॉलिसी होता है कि वो अगर कोई परमानेंट, जैसे उनके लिए सबसे बेस्ट कस्टमर होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर देखती है तो वो लोन सैंक्शन कर देती है। लेकिन वहीं आज के डेट में देखिए तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, संविदा पे जॉब कर रहे हैं। वैसे कर्मचारी को अगर वो पता चल गया तो बहुत सारी प्राइवेट बैंक लोन देना पसंद नहीं करती है क्योंकि उनका नेचर ऑफ जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, परमानेंट नहीं होता है। अच्छा, कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिनका सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला तो फिर चलिए उनकी कमाई हुई, नहीं मिला तो उनका आईटीआर फाइल में क्या देखा जाता है? उनके आईटीआर फाइल तो सर वो एनुअल रिटर्न होता है कि आपने साल भर में कितना कमाया। वो आपको 1 महीना या क्वार्टर का रिटर्न नहीं होता, साल भर का होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं कि अगर उनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उनके सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार से उनको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जानते हैं कि उनके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो लोन प्रोवाइड होता है। और ये आखिरी सवाल आपसे, उम्र का मतलब क्या उम्र की भी सीमा होती है कि हम देंगे तो इतने से ज्यादा व्यक्ति के ऊंचे व्यक्ति को हम नहीं देंगे, हम 18 साल से कम या 25 साल को देंगे या 20 साल को? एज तो फैक्टर होता है कि सर अगर कोई जॉब में है, नौकरी कर रहा है और नौकरी में पता चला कि उसका 5 साल ही बचा हुआ, वो रिटायर हो जाएगा, और कोई व्यक्ति जिसका उम्र 25 साल है जिसके पास अभी हाथ में 35 साल है, तो जिसके पास 35 साल उम्र है रिटायरमेंट का, उसको पेमेंट का टेन्योर लंबा है। लेकिन जो रिटायर होने वाला जिसके पास 5 साल है, तो सारे वेरिएबल्स को देख के बैंक डिसाइड करती है कि कब वो रिटायर करेगा, कब वो रिटर्न
होगा, उसका रिकवरी होगा, उसके अनुसार वो अमाउंट तय करते हुए वेरी करता है एज के अनुसार। चलिए, एक और प्रश्न दिमाग में आया कि जो हमारा ईएमआई होता है, मान लीजिए मेरा मंथली तनख्वाह 50,000 रुपए है, हाँ, तो मेरा मैक्सिमम ईएमआई कितना हो सकता है? वो एक फार्मूला होता है बैंक के कैलकुलेशन का सर। वो आपके इनकम का जनरली वो देखती है कि इनका एक्सपेंडिचर कितना मंथली, उसके बाद इनका बचत कितना, तो एक फार्मूला अपने जनरेट करती है। उसके अनुसार वो देखते हैं कि 2/3 पैसा मान के चलती है कि उनका खर्च है, 1/3 पैसा ये वापस करेंगे। उसके अनुसार वो ईएमआई तय करते हैं कि वो व्यक्ति उतना पैसा दे पाएगा कि नहीं। ठीक है, मतलब जितनी आपकी तनख्वाह है, हाँ, उसका 1/3 पैसा वो आपके पेमेंट देखते कि वो पेमेंट का हिसाब है कि उतना पेमेंट होगा कि नहीं। और ये एक और है इसमें कि लोग का सैलरी क्या है या इनकम क्या, वो भी देखती है। किसी का 15,000 रुपया है और किसी का 1.5 लाख रुपया है, तो दोनों में बहुत का डिफरेंस हो जाता है कि 1/3। ये तो जनरल एक कैलकुलेशन बता रहे हैं, ठीक है, और भी फैक्टर्स होता है। चलिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डॉक्टर आशीष आनंद का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और यहाँ पे हमारे जितने भी श्रोता हों उनके अपने व्यूज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।